गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अभिव्यक्ति यानी कि एटीट्यूड पढ़ाऊंगी। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, अभिव्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है, अभिव्यक्ति का निर्माण किस प्रकार से होता है, अभिव्यक्ति के मापन क्या हैं, इन सभी के बारे में आज आप पढ़ेंगे। देखिए, आप आज के टाइम में क्या है, सभी के प्रति एटीट्यूड देखा जाता है। अगर किसी में 80% एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो आज के टाइम में सफलता प्राप्त कर सकता है, और अगर उसमें एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड शब्द है ये एप्टस शब्द से बना है। एप्टस का अर्थ है सुविधा या योग्यता, यानी कि अगर बच्चा पॉजिटिव सोचता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो वो कुछ भी, कैसी भी समस्या का सॉल्यूशन कर सकता है। और अगर बच्चे का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो वह कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि थर्स्टन कहते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु पदार्थ से संबंधित सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो ही अभिवृत्ति कहलाती है। यानी कि बच्चा कैसा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है या निगेटिव सोचता है, ये बच्चे पे, उसकी सोच पे डिपेंड करता है। हम अगर किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी अभिवृत्ति को जानना। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए इसकी अभिवृत्ति को जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अभिवृत्ति से ही पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना सफल व्यक्ति है, उसकी सोच कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। अगर उसकी सोच, उसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं सोचता है, हमेशा निगेटिव सोचता है, तो वो क्या होगा, मानसिक पीड़ा भी सहन करेगा और हर समय बीमार रहेगा, और बीमारग्रस्त ही वो रहेगा, कभी भी वो सुखी या खुश नहीं रह सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक मीना अग्रवाल, एक लड़की थी, उसका साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचती थी, वो हमेशा पॉजिटिव सोचती थी। वो कहती थी कि मुझे छोटे कद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं छोटी हूँ या बड़ी, लेकिन मेरे में हिम्मत है, मैं हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरे अंदर कोई भी निगेटिव थिंकिंग नहीं आती है। और वो 10 से 12 साल तक बिस्तर पर भी पड़ी रही और बीमार रही। उसके बावजूद भी उसने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, और एक टाइम जब उसने IAS की एग्ज़ाम दिया तो वो एग्ज़ाम को उसने क्वालिफाई कर लिया। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति चाहे गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी कद का हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी सोच से फ़र्क पड़ता है कि हम कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं। जैसी हमारी सोच होगी हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम ऊंचाइयों को छूने लगेंगे, और अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हम नीचे ज़मीन पर आके गिर जाएंगे। हमें फिर तब हमारी निगेटिव सोच के कारण हमें बीमारियों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा, कोई कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। जैसे कि फ्रीमैन जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति अनुभवों के माध्यम से व्यवस्थित एवं संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो नकारात्मक या सकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ के संबंध में प्रतिपादित करती है। इनका मतलब है, यानी कि अभिव्यक्ति किससे बनती है, अनुभव से मिलती है। अनुभव के आधार पर ही हम अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, और व्यक्ति कैसा है ये उसकी अनुभव बताते हैं, उसकी सोच बताती है, उसका व्यवहार बताता है। हम अपने अभिव्यक्ति अपने व्यवहार के आधार पर ही हम जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति के प्रकार। अभिव्यक्ति 3 प्रकार की होती है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक अभिव्यक्ति में क्या आता है, विश्वास। अगर किसी के प्रति हमें विश्वास है कि हम ये कर पाएंगे, तो हम, जैसे कि हम कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं
और हमें विश्वास है कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो क्या होगा, हम उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर हम यह पहले से ये सोचते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उस एग्ज़ाम को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। प्रेम यानी कि अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो वो खुश रहेगा, वो सबसे प्रेम करेगा, किसी से भी घृणा नहीं करेगा। वो उसकी सोच अगर सकारात्मक है तो वो सबको सकारात्मक दृष्टि से देखेगा, अगर उसकी सोच ही नकारात्मक है तो वो सबको नकारात्मक सोच से देखेगा। फिर वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, तभी वो खुश रह सकता है। फिर आता है कर्तव्य उत्तरदायित्व। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम उसे सफलतापूर्वक करें, कर्तव्य निष्ठा से करें। और जो सकारात्मक सोच वाले होते हैं वो अपने कर्तव्य को बखूबी अच्छे से निभाते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहते हैं। निरंतरता यानी कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहते हैं, निरंतर आगे पथ पे बढ़ते रहते हैं और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। फिर आता है नकारात्मक सोच। अब नकारात्मक सोच, जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है, अगर उनसे कहें कि आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास बुक्स नहीं थी, मैं हाउसवाइफ हूँ, ये मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो पॉजिटिव सोच वाला होता तो वो उसी के अकॉर्डिंग को टाइम मैनेजमेंट करता। अगर उसके पास बुक नहीं थी तो वो नेट से पढ़ता या किसी फ्रेंड से या किसी टीचर से मोबाइल पर व्हाट्सएप के थ्रू उन नोट्स को मंगा लेता और नोट्स से पढ़ता और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता। लेकिन उसके अंदर क्या थी, निगेटिविटी, एक के बाद एक निगेटिविटी आती गई और वो हमेशा नकारात्मक सोच के कारण कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया और वो जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। फिर आता शून्य जो एटीट्यूड है उसमें सकारात्मक नकारात्मक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जो है वैसा ही रहता है। फिर इसके बाद आते हैं गौण प्रकार। इसके दो गौण प्रकार हैं, सामान्य एवं विशिष्ट। सामान्य में आता है प्रेम और घृणा। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। विशिष्ट में क्या होता है, व्यक्ति विशेष के प्रति होता है, यानी कि वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है, ये टीचर को प्यार करता है, वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के प्रति ज़्यादा लगाव रखता है, इसीलिए इसमें व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब आता अभिव्यक्ति की विशेषताएं। फर्स्ट, अनुभव। अभिव्यक्ति जो होती है अनुभव के आधार पर होती है कि हम जिस व्यक्ति को जितना ज़्यादा व्यवहार का अनुभव होगा वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। फिर परिवर्तन। अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता रहता है, कभी तो वो किसी व्यक्ति के प्रति निगेटिव सोचता है, कभी पॉजिटिव सोचता है। अभिव्यक्ति जो होती है समय के अनुसार बदलती रहती है। पक्ष विपक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष में भी होती है और विपक्ष में भी होती है। इसके 3 कारक होते हैं, A, B, C।
ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और इसका आप ध्यान में रखना कि जो अभिव्यक्ति के कितने कारक होते हैं। अभिव्यक्ति के 3 कारक होते हैं, ए, बी, सी, और इन 3 कारक का संबंध किससे होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ये ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अभिव्यक्ति का वातावरण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अभिव्यक्ति का वातावरण बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं। अगर हम पॉजिटिव वातावरण में रहते हैं तो हमारे अंदर जो है सारी पॉजिटिव थिंकिंग आएंगे। अगर हम निगेटिव वातावरण में रहते हैं तो हमारे अंदर सारी निगेटिविटी ही आती जाएगी। इसलिए हमें ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहाँ पर अच्छी संगति के लोग हों और जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे विचार मिल सकें। मूल्य, हमारे जीवन में मूल्यों का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और विश्वास, जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं है कि हम इस कार्य को कर सकते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। विश्वास ही एक सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास से ही हम हर कार्य को कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास ही डगमगा जाएगा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद आता है अभिव्यक्ति निर्माण। अभिव्यक्ति के 4 अभिव्यक्ति जो निर्माण होती है वो 4 चीज़ों से होती है। फर्स्ट, सहचार्य। हमें हमेशा ऐसे व्यक्तियों के साथ में रहना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा मिलती हो, जो ऊर्जावान हो। अगर व्यक्ति खुद ज़्यादा अच्छी सोचने वाला है, उसकी हाई थिंकिंग है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो अगर हम उस व्यक्ति की संगति में रहेंगे तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर हम ऐसे व्यक्ति की संगति में चले जाएंगे जो हमेशा निगेटिव सोचता हो तो हमारे अंदर भी निगेटिविटी आती रहेगी। पुरस्कार एवं दंड। अभिव्यक्ति पर पुरस्कार और दंड का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम किसी व्यक्ति से या किसी बच्चे से कोई कार्य करा रहे हैं और उसने कार्य अच्छा किया है और हम उसको पुरस्कार देते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो अच्छे से अच्छा उस कार्य को और करेगा। और अगर हम बच्चे को दंड देते हैं उसकी गलती के लिए तो बच्चा कार्य नहीं करेगा, उसके अंदर निगेटिविटी आती जाएगी। वो तो यही सोचेगा कि मैं काम करता हूँ तो भी मुझे दंड मिलता है। अगर हम उसी गलती को उसको ऐसे शब्दों में बताएं जिससे कि बच्चा समझे कि मुझे डांटा भी नहीं है और अच्छे से पुरस्कृत भी किया गया है, शाबाशी भी मिली है, तो बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और उस कार्य को वो अच्छे से अच्छे करेगा। फिर आता है प्रतिरूपण। हमें बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। समूह या संस्कृति। अभिव्यक्ति में समूह और संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और संस्कार से ही पता चलता है। हम किसी से अगर बात करते हैं तो इसकी बातों से, उसकी कम्युनिकेशन से पता चल जाता है कि इसकी संस्कृति किस प्रकार की है और वो कैसे समूह में रहता है। फिर आता है अभिव्यक्ति के सिद्धांत। अभिव्यक्ति के 3 सिद्धांत हैं। POX जो कि फिट्स हाइडर ने दिया है। P का मतलब है व्यक्ति, O अन्य, X विशेष वस्तु। संज्ञानात्मक विसंपादिता। जो संज्ञानात्मक विसंपादिता है इसको लियान फेस्टिजर ने दिया है। इसमें भी संवादिता क्यों कहा गया है? जैसे एक शराब पीता है और उसको शराब पीना बहुत अच्छा लगता है और दूसरा कहता है नहीं, शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। थर्ड सिद्धांत इसका द्वितीय संप्रत्यय जो कि मौसिम ने दिया है और इसमें लक्ष्य और स्रोत के विषय में बताया गया है। हमारे जो लक्ष्य हैं वो निश्चित होने चाहिए और जो स्रोत हैं वो भी निश्चित होने चाहिए। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमें क्या करना है और किन सोर्सेज के थ्रू हमें उन लक्ष्यों को पूरा करना है, जब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं
अभिवृत्ति के चार पक्ष होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? सरलता या जटिलता, चरम सीमा, केंद्रिता, कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति, फिर आता है चरम सीमा, सरलता या जटिलता, केंद्रिता, कर्षण शक्ति। कर्षण शक्ति में क्या होता है कि इसमें सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति कितना सकारात्मक सोचता है या कितना नकारात्मक सोचता है। चरम सीमा से ये पता चलता है कि इसकी सोच किस लेवल की है, वो किस लेवल तक पॉजिटिव सोचता है और किस लेवल तक निगेटिव सोचता है। सरलता या जटिलता। सरलता यानी कि वो अपना काम जो करना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, लक्ष्य को जो प्राप्त करना चाहता है कि सरलता से हासिल कर लेगा। अगर वो पॉजिटिव सोच वाला है तो वो आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और नेगेटिव सोच वाला है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। केंद्रिता, उसका अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, एक केंद्र निश्चित होना चाहिए। जब तक उसका एक लक्ष्य नहीं होगा वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद आते हैं अभिवृत्ति निर्माण। ये तो हो गया, सिद्धांत भी हो गए। अब आता है मापन। अभिवृत्ति के मापन कौन कौन से हैं? वैसे तो इनकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना समय नहीं है। समय सीमा को देखते हुए मैं केवल इनके नाम बताऊंगी और किस सन में ये हुए, इनका आविष्कार किया गया, किसने किया। जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना ही काफ़ी है। अगर आप यूपी टेट सी टेट की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं और आपके जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में भी ये चीज़ें दी गई हैं। अगर आप इनकी डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैं इनकी डिटेल बताऊंगी। फर्स्ट मापन है थर्स्टन। थर्स्टन ने सबसे पहला मापन दिया था और जो 1927 में दिया था, युग्म तुलनात्मक मापन दिया। इसके बाद थर्स्टन या चेब, इन्होंने 1929 में दिया समदृष्टि अंतर। लेकर्ट ने 1932 में दिया, जो इनका मापन है योग निर्धारण परीक्षण के नाम से है। नंबर 4 सफ़ीर ने क्रमबद्ध अंतर विधि दी, जो कि सफ़ीर ने 1937 में इसका प्रतिपादन किया। 5 गटमैन ने 1945 में स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया। 6 एडवर्ड ने 1948 में किलपैट्रिक यानी कि भेद बोधक परीक्षण दिया। 7 ऑसगुड ने 1952 में सेमेंटिक डिफरेंशियल का प्रतिपादन किया। एंड लास्ट बोगडिस ने 1954 में सामाजिक अंतर्विधि का प्रतिपादन किया। अब जैसा कि आपने जाना, अब तक क्या क्या पढ़ा? अभिव्यक्ति का अर्थ, अभिव्यक्ति की परिभाषाएं, अभिव्यक्ति की विशेषताएं, अभिव्यक्ति के पक्ष, अभिव्यक्ति का मापन, निर्धारण, ये चीज़ें आपने पढ़ी। जैसा कि शुरू में आपको मैंने बताया था कि जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति को किस किस नाम से जानते हैं? अभिव्यक्ति, मनोवृत्ति या दृष्टिकोण। और ये किस शब्द से बना है? एप्टस से लिया गया है। अभिव्यक्ति समझ में आ रहा है आप लोगों को?
अभिव्यक्ति जो है एप्टर से लिया गया है और इसकी अभिव्यक्ति की डेफिनेशन मेन यही है, किसी विषय, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति नज़रिया होता है कि हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यही अभिव्यक्ति है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।